हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम मास्टर चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर क्लास हर अपडेट जो है आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पर सीटेट मैराथन को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों की कमेंट आ रहे थे कि मैम सीटेट का मैराथन क्लास दे दीजिए। तो दोस्तों, आ गया है आपके सीटेट का मैराथन क्लास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप के हुए, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा, ताकि हर अभ्यर्थी तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में दिया गया है मुख्य न्यायिक अधिकारी, बी है मुख्य बंकर, सी है मुख्य व्यापारी, डी है मुख्य शिल्पकार। और दोस्तों, आप लोग भी अपने आंसर करिएगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर है उस क्वेश्चन नंबर और जो ABCD जो भी ऑप्शन करेक्ट है आप क्वेश्चन नंबर के साथ जो है ऐड करिएगा। तो इसमें जो पूछा गया है गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ जो होता है दोस्तों वो मुख्य शिल्पकार है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और मुख्य न्यायिक अधिकारी को जो है यहाँ पे जो ए में दिया गया है इसको जो है महादंड नायक, और मुख्य व्यापारी की जो ऑप्शन सी में दिया गया है इसको सार्थवाह कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। गुप्त वंश की बात करें तो दोस्तों गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वो बुर्ज यानी बर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई। ऑप्शन ए में दिया गया है कश्मीर, बी है महाराष्ट्र, सी है बंगाल, डी है बिहार। दोस्तों, ये आपका जो पेपर 2 में SST के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वह बुर्ज बर्च यानी बर्च भी उसको बोलते हैं, छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं यानी सूक्त लिखी गई हैं। तो वो कहाँ पे पाई गई? कश्मीर में। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग दोस्तों 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इस बुर्ज वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। यह जो है पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। ऑप्शन ए में दिया गया है शिलापादिकरम, बी दिया है वलैयापति और सी है मणिमेकलाई, डी दिया गया है पेरिया पुरम। यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। तो वो है पेरिया पुरम। ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शिलापादिकरम की बात करें, इसको जो है तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इस महाकाव्य की रचना इलांगो आदिगल ने की थी। और वहीं वलैयापति की बात करें यहाँ पे, तो इसको जो है संगमकालीन प्रसिद्ध महाकाव्य है। वलैयापति जो है ये क्या है? संगमकालीन सिद्ध प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसका तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। किसमें? तमिल साहित्य में। मणिमेकलाई 30 छंदों का महाकाव्य है जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके रचनाकार चितलाई चतनार हैं। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन को हम लोग देखते चलेंगे ताकि आपके कोई डाउट ना रह जाए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दिया गया है तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। सेकंड दिया गया है तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। थर्ड दिया गया है वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। इनमें से कौन सा कथन सही है वही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट में देख पा रहे होंगे तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। नहीं, ये नहीं करेक्ट है। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, ये करेक्ट है। थर्ड जो दिया गया है वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे, ये भी करेक्ट है। तो सेकंड और थर्ड आप किस ऑप्शन में? ये फर्स्ट और सेकंड है। सेकंड और थर्ड सेकंड ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खा रहा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है खजुराहो,
और इसका जो दिया गया है चंदेल, बी है एहोल, इनका चालुक्य दिया गया है, सी है कांचीपुरम, इनका पल्लव दिया गया है, डी है महाबलीपुरम का चोल दिया गया है। तो जो मेल नहीं है वो आपको बताना है। खुजराहो का चंदेल होता है, ठीक है, वंश जो है खुजराहो का वंश जो है, ये क्षेत्र दिया हुआ है, ये जो है वंश दिया गया है। तो खुजराहो का जो है चंदेल है, ये तो करेक्ट है। एहोल का चालुक्य है, ये भी करेक्ट है। कांचीपुरम का पल्लव है, ये भी करेक्ट है। महाबलीपुरम का चोल दिया गया है, ये नहीं है, जबकि इसका भी पल्लव ही है, किसका, महाबलीपुरम का। तो यही करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। कथन ए में दिया गया है 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। आर दिया गया है कारण में, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। इसमें से सही विकल्प चुनना है। तो इसका क्या करेक्ट होगा दोस्तों, ये आप देख पा रहे 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया, ये करेक्ट है। आर है मुगल सम्राटों, जो कारण इसका दिया गया है, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली, ये भी करेक्ट है। और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। तो आप जो है ए में ही देख पा रहे होंगे, दिया है ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन सेम है, रिपीट हुआ है। किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता है? किस क्षेत्र में भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र क्षेत्र, बी है तमिल क्षेत्र, सी है पंजाब क्षेत्र, डी है बंगाल क्षेत्र। दोस्तों आप लोग भी अपने आंसर करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो भी आप जहाँ जहाँ कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर फेसबुक वगैरह, जहाँ पे आप कर सकते हैं कर दीजिए। किस क्षेत्र में भूस्वामी को वेल्लार कहा जाता था? तो दोस्तों तमिल क्षेत्र को, ऑप्शन बी में आप देख पा रहे होंगे, इसको जो है वेल्लार कहा जाता था। संगम युग में साधारण हल चलाने वाले को जो है उझावर के नाम से जाना जाता था। जिसमें संगम युग में दासों सहित भूमिहीन मजदूरों को कदेसियार और अधिमई के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथनों ए तथा बी को पढ़े, उन सही उत्तर का चुनाव करें। यहाँ पे कथन और दिया गया है और सही आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है, ये करेक्ट है। बी दिया गया, सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों, ये भी करेक्ट है। तो ए और बी दोनों कथन जो है सही है। आप किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं, ए सही है किंतु बी गलत है, नहीं ए गलत है किंतु बी सही, ये भी नहीं होगा। दोनों ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे दोस्तों, ये सब जो है आपके, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखें तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं बता रही हूँ आपको सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। पूर्व मद्रास यानी चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रार्थना समाज द्वारा, बी है आर्य समाज द्वारा, सी है ब्रह्म समाज द्वारा, डी है युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। तो पूर्व मद्रास यानी चेन्नई में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित था? तो ब्रह्म समाज द्वारा प्रेरित था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और प्रार्थना समाज की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो इसकी स्थापना जो है 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। और आर्य समाज जो है एक हिंदू सुधार आंदोलन से संबंधित था। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। किसकी? आर्य समाज की। और यहाँ पे युवा बंगाल आंदोलन की बात करें तो दोस्तों ये 1826 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विपियन ड्रेजियो द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए में दिया गया है, ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। और आर में दिया गया है, ये करेक्ट है, आर में दिया गया, पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे।
ये भी सही है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया गया है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? ऑप्शन ए दिया गया है कैनिंग, बी है डलहौजी, सी है हार्डिंग और डी है एल्गिन। किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? तो किसने किया था? कैनिंग ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था। तो इससे रिलेटेड ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस भाषा में केसरी अखबार छपता है? ऑप्शन ए है अंग्रेजी, बी दिया गया है बंगला, सी है मराठी और डी है उर्दू। तो जो है मराठी भाषा में केसरी अखबार छपता है। केसरी अखबार का प्रकाशन जो है बम्बई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता है। मराठी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे, निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए? ऑप्शन ए में दिया गया 1909 एक्ट, बी है 1991 एक्ट, सी है 1935 एक्ट, डी है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में प्रावधान लिए गए? तो वो है 1935 एक्ट। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये एक जो है विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इसमें प्रस्तावना कर अभाव था। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था और इस अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसी अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया था और जो है 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया गया है उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। कारण आर में दिया गया है सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं। इसमें जो सही विकल्प है वो आपको चुनना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ए जो दिया गया कथन में उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड, ये करेक्ट है। और आर दिया गया है सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती हैं, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ए और आर तो दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, बी दिया गया है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, सी दिया गया है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, डी दिया गया पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है। सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि ये बताना है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पृथ्वी द्वारा जो है सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगने वाले समय को सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.7 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। ठीक है, और कुछ इसके पॉइंट है पृथ्वी से संबंधित। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण जो है इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है, ये बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया सतपुड़ा श्रेणी, बी है विंध्य श्रेणी, सी है सह्याद्री, डी है नीलगिरी। तो सह्याद्री जो है ऑप्शन सी में दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है समाचार पत्र, बी में दिया गया है रेडियो, सी है सेल्यूलर फोन, डी है टेलीविज़न। दोस्तों देखिए सेल्यूलर फोन जो है ये यहाँ पे जनसंपर्क का माध्यम जो है नहीं है। बाकी जो है समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविज़न है, सेल्यूलर फोन नहीं है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है ये बताना है। ऑप्शन ए है यूरोप, अफ्रीका एवं भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में, बी दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, सी है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, डी है दक्षिण पूर्वी अफ्रीका।
भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, ऑप्शन डी में जो दिया गया है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में दिया गया अभ्रक, सेकेंड है वन, थर्ड है प्राकृतिक गैस, फोर्थ है मृदा, फिफ्थ है जल। उपयुक्त में से कौन से प्राकृतिक संसाधन की नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कौन से प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं ये बताना है। तो इसमें कौन से हैं? फर्स्ट तो नहीं है, वन है, ठीक है, सेकेंड है, और यहाँ पे थर्ड भी नहीं है, प्राकृतिक गैस, मृदा है और जल भी है। तो सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे? बी, डी और ई। ऑप्शन सी में दिया गया है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृदा के विरेचन गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? ए दिया गया है मूल चट्टान, बी है स्थलाकृति, सी है जलवायु संबंधी कारक, डी है समय। इसमें से जो करेक्ट है वो आपको बताना है। मूल चट्टान ये करेक्ट है, स्थलाकृत नहीं होगा, जलवायु संबंधी कारक ये भी करेक्ट है, टाइम नहीं है। तो ए और सी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन इसमें नहीं है आपका, ए और सी ऑप्शन डी में दिया गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखेंगे, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है साहूकार और छोटे किसान, बी दिया गया है छोटे किसान और खेती मजदूर, सी है भूमिहीन खेतीहर संबंधी मजदूर और ग्रामीण सहकारिता, डी है ग्रामीण सहकारिता और साहूकार। दोस्तों देखिए, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः साहूकार और छोटे किसान के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी में आप देख पा रहे होंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में सरकार काम करती है। ए दिया गया है वार्ड स्तर, बी है राज्य स्तर, सी है राष्ट्रीय स्तर, डी है क्षेत्रीय स्तर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। भारत में सरकार जो है काम करती है, वार्ड स्तर पर नहीं, राज्य स्तर करेक्ट है, राष्ट्रीय स्तर ये भी करेक्ट है, क्षेत्रीय स्तर ये नहीं है। तो बी और सी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे? ऑप्शन सेकेंड में बी में दिया गया है, बी और सी, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सरपंच की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए में दिया गया ग्राम सभा का सचिव, बी दिया गया है खंड विकास अधिकारी, सी है अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित एक वार्ड सदस्य, डी है बारी बारी से वार्ड सदस्य। कौन सरपंच की तरह कार्य करता है ये बताना है। तो ग्राम सभा का सचिव नहीं, खंड विकास अधिकारी नहीं, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेबर चौक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया ऐसी जगह जहां बेगारी की प्रथा प्रचलित हो, बी दिया गया ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती हो, सी है ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, डी है ऐसी जगह जहां मजदूरों को रेन बसेरा दिया जाता है। लेबर चौक किसे कहते हैं ये बताना है। दोस्तों देखिए, लेबर चौक उस जगह को कहते हैं जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उनमें से अधिकतर अपने रहने की अस्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते, इसलिए मजदूर काम की तलाश में एक साथ चौक पर इकट्ठा रहते हैं। तो ऑप्शन सी में आप देख पा रहे होंगे, ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, जेंडर असमानता का समाधान किसके स्तर पर करने की जरूरत है? ए दिया गया है केवल परिवार, बी दिया गया है परिवार, समाज और सरकार, सी दिया गया है केवल सरकार, डी है परिवार और समाज। जेंडर असमानता का समाधान किसके स्तर पर करने की जरूरत है? तो परिवार, समाज और सरकार। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए लैंगिक असमानता का तात्पर्य जो है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जैसा कि दिया गया है, जेंडर असमानता लैंगिक आधार पर जो है महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समान में जो है महिलाओं को कमज़ोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। वे घर और समाज दोनों जगहों पर जो है शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद जो है वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप से व्याप्त है। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए परिवार, समाज और सरकार को महिलाओं के प्रति एक समान भाव प्रदर्शित करना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, सी है संपत्ति का अधिकार, डी है प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये है संवैधानिक उपचार का है, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना। संपत्ति का अधिकार ये नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जो है
विवरण है और इन्हें भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका मैं यहाँ पे बताऊँ, पहला जो है समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32। तो ये था इससे रिलेटेड, इसमें नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन जो है, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? ऑप्शन ए में दिया गया है समानता का अधिकार, बी है जीवन का अधिकार, सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये है जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल या मोहरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? ऑप्शन ए दिया गया है नौकरशाही में लाल फीताशाही, बी दिया गया है न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, सी दिया गया है अपील की लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों से होकर गुजरती है, डी दिया गया आरोपी को जमानत दे देना। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल या मोहरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में किस समस्या को दर्शाता है? तो ये है न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम 1 के अधिकारों को ऐसा कानून है जो क्या सुनिश्चित करता है? फर्स्ट दिया गया है वनवासी, सेकेंड दिया गया है अनुसूचित जनजाति, और थर्ड है पेपर मिल मालिक, फोर्थ है जानवर अधिकार कार्यकर्ता। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो वनवासी जो है ये करेक्ट है, अनुसूचित जनजाति जो है ये भी करेक्ट है, और जबकि यहाँ पे पेपर मिल मालिक ये नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। तो ए फर्स्ट और सेकंड किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सी में दिया गया, और भी ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो वनवासी और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम उन अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है जिन पर ये समुदाय विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए निर्भर थे, जिनमें आजीविका, निवास और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताएं शामिल हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर क्या सम्मिलित नहीं है ये बताना है। इसमें से जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है। ए दिया गया है मनोविज्ञान, बी है भूगोल, सी है इतिहास, और डी दिया गया है यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान। तो इसमें से क्या सम्मिलित नहीं है वही आपको बताना है। सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर क्या सम्मिलित नहीं है? भूगोल है, इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, जबकि मनोविज्ञान सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐतिहासिक अध्ययन किसके विकास में मदद करते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया आध्यात्मिक पक्ष के स्तर, बी है ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, सी है मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर, डी है आर्थिक पक्ष के स्तर। ऐतिहासिक अध्ययन किसके विकास में मदद करते हैं? तो वो जो है ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। फर्स्ट दिया गया है कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, सेकंड जो दिया गया है मानचित्र का अध्ययन करने, थर्ड है मानचित्र पर सूचना ढूंढने, फोर्थ दिया गया है विश्वकोश का उपयोग करने। इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। ठीक है, भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। ए दिया गया है कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने, ये करेक्ट होगा। और सेकंड दिया गया मानचित्र का अध्ययन करने, ये भी करेक्ट होगा। थर्ड है मानचित्र पर सूचना ढूंढने, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है विश्वकोश का उपयोग करने, ये तो नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, फोर्थ नहीं होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आप बी वाले ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। इसको सही क्रम में आपको करना है। फर्स्ट दिया गया मूल्यांकन और पुनरीक्षण, सेकेंड है कार्य योजना बनाना और लागू करना, थर्ड है समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्यान करना, फोर्थ है विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। तो इसको जो है क्रम वाइज करना है। तो पहले जो होगा समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, ये पहले होगा। ठीक है, इसको हम पहले पे रखेंगे। उसके बाद जो होगा वो होगा विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना, तो ये सेकंड पे आएगा। उसके बाद होगा आपका कार्य योजना बनाना और लागू करना, ये थर्ड पे आएगा। मूल्यांकन जो होगा ये फोर्थ पे आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे थर्ड, फोर्थ,
थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट में ये दिया गया है, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ये ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। पहले जो है समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, उसके बाद विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना, उसके बाद जो होता है कार्य योजना बनाना और लागू करना, उसके बाद जो लास्ट होता है मूल्यांकन और पुनरीक्षण करना। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इस तरह से कर्म करने को दे सकता है। अगला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे, इनमें से कौन द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है ये बताना है। ए में दिया गया है विद्यालयों की पत्रिकाएं, बी है आत्मकथाएं, सी है डायरी, डी है तस्वीरें। तो दोस्तों पहले तो प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत होता क्या है, इसमें जो है उदाहरण के लिए अगर प्राथमिक स्रोत में देखें तो सिक्के हैं, नदियां हैं, किले हैं, भारत का संविधान है, ये सारी चीज़ें जो है प्राथमिक स्रोत में आती हैं। द्वितीयक स्रोत की बात करें तो ये वे स्रोत हैं जो कुछ विश्लेषण के बाद प्राथमिक स्रोत से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो आत्मकथाएं, शोध प्रबंध, सूचकांक, ये सारे जो हैं द्वितीयक में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द्वितीयक पूछा गया है, तो इसमें क्या होगा, द्वितीयक में विद्यालयों की पत्रिकाएं ये होगा, और आत्मकथाएं नहीं होगा, डायरी नहीं होगा, तस्वीरें भी नहीं होगा। तो इसमें केवल ए वाला जो ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा, केवल ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। माध्यमिक मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है चित्र, बी है स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उदाहरण, सी दिया गया है वो स्रोत जिनसे सूचना इकट्ठा की गई, और डी दिया गया है प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह। माध्यमिक यानी मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है। न्यूनतम पूछा गया है, तो चित्र तो नहीं होगा, स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उदाहरण ये भी नहीं होगा, वो स्रोत जिनसे सूची इकट्ठी की गई है। यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया है, तो न्यूनतम हमें बताना है प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आरडीए एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है। ए दिया गया है केंद्र सरकार, सेकंड है राज्य सरकार, और सी दिया गया है स्थानीय सरकार। तो इसमें कौन सा करेक्ट है वो बताना है। केंद्र सरकार करेक्ट है, राज्य सरकार करेक्ट है, स्थानीय नहीं है, तो ए और बी दोनों करेक्ट है। ऑप्शन ए में ही दिया गया है, ए और बी यही